नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। द हाई कॉस्ट ऑफ रेजिंग ट्रेड वॉल्स, पेपर 3 से टॉपिक को जोड़ सकते हैं। इंडियन इकोनॉमी एंड इशूज रिलेटिंग टू प्लानिंग मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। सुताशिनी हैदर जी के द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है। बहुत अच्छे आर्टिकल्स ये लिखती हैं। जब भी इनके आर्टिकल्स आते हैं उनमें बहुत बढ़िया कंटेंट होता है। देखिए, ये बात इस तरीके से स्टार्ट की गई है कि अगर हम एक नज़रिए से देखें तो पूरी दुनिया इकोनॉमिकली इंटरकनेक्टेड हो रही है और टेक्नोलॉजिकली इनसेपरेबल हो रही है। इकोनॉमिकली हर देश एक दूसरे के साथ जुड़ रहा है और टेक्नोलॉजिकली हम इतने जुड़ते जा रहे हैं कि हम एक दूसरे से अलग नहीं हो पाएंगे। वेरियस ग्लोबल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर हम सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इन दैट केस इंडिया को चाहिए कि इंडिया ट्रेड के पर्सपेक्टिव से अपने आप को ओपन माइंडेड रखे। इंडिया का अगर आप इंटरनेशनल ट्रेड पॉस्चर देखें तो वो आपको प्रोटेक्शनिस्ट दिखेगा। इंडिया अपने मार्केट को बचाना चाहता है और ये नोशन आप पास्ट वीक की दो घटनाओं से समझ सकते हैं। जो पिछला हफ्ता बीता है उसकी दो घटनाएं जिनके आधार पर आप इस बात को रियलाइज कर सकते हैं कि इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड के पोस्चर में प्रोटेक्शनिस्ट हो रहा है। पहला, यूनियन बजट जो अनाउंस किया गया हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी के द्वारा फरवरी 1 को टेलीविजन पे वो लाइव आया। वहां पर फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये फील होगा कि इंडिया प्रोटेक्शनिस्ट हो रहा है। कैसे, आगे डिस्कस करेंगे। दूसरा, एक और मुद्दा जो शायद अननोटिस्ड रह गया, जिस पर हमने और आपने ध्यान नहीं दिया या हमें ऐसा ना लगा हो कि ये इंडिया के प्रोटेक्शनिज्म का पोस्चर है। इंडिया ने 3 और 4 फरवरी को हुए आसियान द्वारा लीड किए जाने वाले आरसीईपी निगोशिएशंस में पार्टिसिपेट करने से इनकार कर दिया। ये निगोशिएशंस बाली में हुए 3 और 4 फरवरी को। ये भी दिखाते हैं कि इंडिया थोड़ा प्रोटेक्शनिस्ट हो रहा है। कैसे, दोनों मुद्दों को एनालाइज करेंगे। शुरुआत करते हैं बजट की स्पीच के साथ। इस साल की बजट स्पीच में जो सीतारमण जी थी उन्होंने कुछ प्रॉब्लम्स को हाईलाइट किया जो हम फेस कर सकते हैं फ्री ट्रेड और प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट के साथ। पीटीए, प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, एक ऐसा एग्रीमेंट होता है जहां पर हम बहुत कम ड्यूटी पर चीजों के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को अलाउ कर देते हैं विद सर्टेन कंट्रीज जिनके साथ हमारे संबंध अच्छे हैं। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में तो जीरो ड्यूटी हो जाती है, ये हम सभी जानते ही हैं। और इस आधार पर टैरिफ्स को रेस कर दिया गया है 50 से ज्यादा आइटम्स के इंपोर्ट पर। और कस्टम एक्ट में या उसके कुछ प्रोविजंस में भी चेंजेस किए गए हैं कि ऐसे किसी भी इंपोर्ट को पिनलाइज किया जाएगा जिसके बारे में हमें यह आशंका है कि वो किसी थर्ड कंट्री से आ रहा है। थर्ड कंट्री से आने का क्या मतलब है? जैसे देखिए, मैं इसका एक एग्जांपल आपको बता देता हूं। जब चाइना ने मालदीव्स के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया तो इंडिया को बड़ी चिंता हो गई। हमने बड़ा हल्ला मचाया, आखिर हमें क्या पड़ी है? चाइना एक अलग देश है, मालदीव एक अलग देश है। चाइना ने मालदीव से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है, वो दोनों आपस में व्यापार करेंगे फ्री में, हमें क्या करना है उससे? बट बात सिर्फ इतनी नहीं होती। आपको ये समझना होगा कि हालांकि हमारा मालदीव के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है, लेकिन हमारा मालदीव के साथ प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट है, पीटीए है। पीटीए के तहत जो मालदीव्स है वो बहुत ही कम रेट में, बहुत ही कम ड्यूटी पे करके अपना जो माल है वो इंडिया में एक्सपोर्ट कर सकता है। ये रियायत इंडिया अपने आसपास के फ्रेंडली कंट्रीज को देता है। अब चूंकि चाइना को ऐसी कोई सुविधा प्राप्त है नहीं तो चाइना अपना माल सीधे सीधे इंडिया में डंप नहीं कर सकता, लेकिन वो मालदीव्स के रास्ते ये सामान इंडिया में डंप कर सकता है। हमारे पड़ोसी देशों में उसके पास केवल 2 ही ऐसी कंट्रीज हैं जिनके साथ उसका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है चाइना का। एक तो पाकिस्तान के साथ, तो पाकिस्तान का जो रास्ता है वो तो इंडिया की ओर आ नहीं सकता क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान के संबंध अच्छे नहीं। लेकिन मालदीव्स कैन बी अ बेटर वे। मालदीव्स एक अच्छा रास्ता हो सकता है कि वो अपना सामान मालदीव्स में लेकर आए, उस सामान में सर्टेन मॉडिफिकेशंस किए जाएं और फिर प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट का फायदा उठाते हुए उस सामान को इंडिया में डंप कर दिया जाए।
तो अगर ऐसी आशंका इंडिया को लगती है कि जो सामान किसी देश से आ रहा है एक्चुअली में वो उसका नहीं है, बल्कि उसका ओरिजिन कोई थर्ड कंट्री है, जैसे सामान प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट के तहत मालदीव से इंडिया में आ रहा है, लेकिन हम ये सस्पेक्ट कर रहे हैं कि ये सामान एक्चुअली में मालदीव्स का नहीं है, रादर ये सामान तो चाइना से आ रहा है, तो इंडिया ऐसे किसी भी इंपोर्ट को पिनलाइज कर सकता है, उस पर ज्यादा ड्यूटी इंपोज करके उसके इंपोर्ट को रोक सकता है। सीतारमन जी ने पार्लियामेंट को यह भी बताया कि हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत जो इंपोर्ट है उसके राइज को भी देख रहे हैं। मतलब अगर हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया तो वैसे ही हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट से ज़्यादा है, वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा, जिससे हमारे फॉरेक्स पर दबाव पड़ेगा और इंडिया को नुकसान होगा। जो एफटीए का बेनिफिट है वो डोमेस्टिक इंडस्ट्री के लिए खतरनाक होगा, क्योंकि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के माध्यम से दूसरे देश अपना सामान इंडिया में झोंक देंगे और इंडिया का जो डोमेस्टिक मार्केट है वो खतरे में पड़ जाएगा। ये जो इंपोर्ट्स हैं इनके लिए हमें स्ट्रिंजेंट चेक्स की आवश्यकता है, ऐसा सीतारमन जी का मानना है, और इसीलिए इंडिया हर प्रकार के एफटीएस को लगातार डिनाई कर रहा है, ये कहते हुए कि ये हमारी पॉलिसीज के खिलाफ है, जहां पर हमें अपनी खुद की इंडस्ट्रीज को भी सिक्योर रखना होता है। देखिए, जो मोटिव है वो तो ठीक है, जो इंडियन मार्केट है उसे प्रोटेक्ट करना है ताकि चाइना अपना जो सामान है वो इंडिया में लाके डंप ना कर दे, लेकिन आप उसके कंसिक्वेंसेस भी तो सोचिए। अगर हम इंपोर्ट को डिस्करेज कर रहे हैं तो इसका नुकसान क्या होगा इंडिया को, यह भी हमें समझना होगा। यहां पर देखिए, फाइनेंस मिनिस्टर ने कुछ ऑब्लिगेशंस इंपोर्टर्स के लिए क्रिएट किए हुए हैं, जहां पर प्रेफरेंशियल टैरिफ्स को कैंसिल कर दिया गया है और जो गवर्नमेंट है उसने इस अधिकार को अपने पास रखा है कि अगर उन्हें ऐसा लगता है कि इंडिया का जो मार्केट है वो खतरे में पड़ता है तो वो सर्टेन इंपोर्ट या एक्सपोर्ट को बैन कर सकते हैं या फिर उसके प्रोफेशनल टैरिफ में कुछ बदलाव कर सकते हैं किसी भी ऐसे प्रोडक्ट के लिए जिसके बारे में उन्हें ऐसा लगता है कि ऐसा करना चाहिए। देखिए, सरकार की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर या फिर आरसीईपी निगोशिएशन से बाहर जाने को लेकर, जिसके बारे में इंडिया ने 2019 के नवंबर में अनाउंस कर दिया दैट वी आर नॉट गोइंग टू ज्वाइन आरसीईपी, जो 16 कंट्रीज का एक ग्रुप हो सकता था जिसकी प्लानिंग चल रही थी। इसका एक सबसे महत्वपूर्ण कारण हमारा ट्रेड डेफिसिट है। ट्रेड डेफिसिट ये एक स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट इंडिया देता रहा है। जो आसियान के 10 देश इसे लीड कर रहे हैं उनमें से ज्यादातर के साथ इंडिया का ट्रेड डेफिसिट चल रहा है। इंडिया ने यह भी कहा कि इंडिया अपने ट्रेड एग्रीमेंट्स को बायलैटरली रिव्यू करेगा, जैसे 10 जो आसियान की कंट्रीज हैं उनके साथ अपना पार्टिकुलर ट्रेड एग्रीमेंट इंडिया साइन करेगा जो एफटीए को लीड कर रहे हैं। जापान के साथ इंडिया कंप्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट सेपा को रिव्यू करेगा और साउथ कोरिया का जो सेपा है उसे भी रिव्यू करेगा और उसे नए तरीके से करेक्ट असिमेट्री में लेकर आएगा। इस तरीके से उसे फ्रेम करेगा कि इंडिया को नुकसान ना हो। यह कहना आसान है, करना मुश्किल होगा। एक तो हम पूरी तरीके से आरसीईपी से बाहर हो रहे हैं क्योंकि हमने बाली में हुई मीटिंग में जाने से इनकार कर दिया। एट द सेम टाइम हम चाहते हैं कि हम अन्य देशों के साथ बायलैटरली अपने रिलेशंस को, ट्रेड रिलेशंस को स्टैब्लिश कर ले। लेकिन जो देश आरसीईपी में बातचीत करके एक एग्रीमेंट तैयार कर लेंगे वो बायलैटरल ट्रेड निगोशिएशंस में रुचि नहीं दिखाएंगे या उसे प्राथमिकता नहीं देंगे। इसके अतिरिक्त कुछ लीगल मैटर्स भी फंसेंगे क्योंकि जब भी कोई एग्रीमेंट साइन किया जाता है तो उसमें कुछ सर्टेन बातें ये भी होती हैं कि आप अदर कंट्रीज के साथ कैसे हैंडल करेंगे या कैसे डील करेंगे, तो वहां पर भी कुछ न कुछ हिंड्रांसेस या फिर रोक क्रिएट की जाएगी। तो यह काफी मुश्किल होगा कि हर प्रकार के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से बाहर जाकर इंडिया बायलैटरली सभी कंट्रीज के साथ अच्छी डील अवेल कर पाएगा। बात करते हैं सेका की, कंप्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट, जो इंडिया ऑस्ट्रेलिया के साथ निगोशिएट कर रहा था। हमारे प्राइम मिनिस्टर उम्मीद कर रहे हैं कि जब ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन इंडिया के विजिट पर आएंगे तो सिचुएशंस इंप्रूव होंगी और हम इस डील को आगे बढ़ा पाएंगे। लेकिन यह इतना आसान काम नहीं होगा।
स्पेशली अगर आप इसकी हिस्ट्री देखें तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने सेका की बातचीत 2011 में शुरू की थी। इवन जब हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी सरकार में आते हैं फॉर द फर्स्ट टाइम, तो उन्होंने ये बोला, जब वो फॉर द फर्स्ट टाइम प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, उन्होंने एक टाइमलाइन भी सेट की दिसंबर 2015 की, कि उसके पहले हम सेका को फाइनलाइज कर लेंगे। लेकिन सितंबर 2015 में ही ये जो निगोशिएशंस थे वो बड़ी ही तेजी से नीचे गिर गए। अब जो फोकस है सभी का वो RCEP पर रहा और उसके बाद इसमें कोई प्रोग्रेस नहीं हुई है। बिल्कुल सिमिलर सिनेरियो बना हुआ है इंडिया और यूके के FTA टॉक्स के बारे में भी। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन इंडिया को विजिट करने वाले हैं आने वाले कुछ महीनों में। अपार्ट फ्रॉम दैट जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी नवंबर में यूके जाएंगे एक इन्वायरमेंटल समिट के लिए, और पॉसिबली दोनों लीडर्स आपस में बातचीत भी करेंगे। संभावना है कि ब्रेग्जिट के बाद जो यूके है वो इंडिया के साथ एक FTA साइन करने में रुचि दिखाएगा। हालांकि ये भी पूरी तरीके से नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यूके तब तक किसी भी ऐसे निगोशिएशन में जाने से कतराएगा जब तक कि 1 साल बाद उसका फुल विड्रॉल ना हो जाए यूरोपियन यूनियन से, मतलब वो कंप्लीट ना कर ले। मतलब इस मुद्दे के भी लटकने की संभावना है। अगला सिमिलर सिचुएशन आपको इंडिया की बातचीत EU के साथ भी मिलेगी, जहां पर हम बायलैटरल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट BTIA साइन करने का प्लान बना रहे हैं। यह भी फंसने की संभावना है, क्योंकि जो देखिए मिस्टर मोदी हैं वो EU इंडिया समिट को ज्वाइन करने के लिए नेक्स्ट मंथ ब्रसेल्स जाने वाले हैं। यहां पर संभावना है कि दोनों साइड्स हैं वो बातचीत करेंगे और 2013 में जो बातचीत रुक गई थी उसे रिवाइव किया जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि उस बातचीत को किस प्रकार से और किन शर्तों पर रिवाइव किया जाएगा, तो यह भी एक टफ टास्क होगा। फाइनली US इंडिया ट्रेड इश्यूज भी हैं जिनके बारे में हमें काफी उम्मीद है। US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप विजिट करने वाले हैं इंडिया को, और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि फरवरी के लास्ट वीक तक FTA पर भी बातचीत होगी, अपेक्षित है, हम उम्मीद कर रहे हैं। हालांकि इस पर अभी तक नॉन पेपर बात सी हुई हैं, टॉक्स ही हुई हैं, बातचीत हुई है, और यहां पर USA ने अपना काफी संदेह भी व्यक्त किया है जो BIT मॉडल इंडिया ने प्रपोज किया है। तो यहां पर भी रिजल्ट्स आने में कई साल लग सकते हैं, ऐसी संभावना जताई जा रही है। अब हमने ये देखा कि जितने भी देशों के साथ इंडिया बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने के प्रयास में है उनके फंसने की संभावना है। तो क्या हमारा जो ट्रेड है वो बिल्कुल रुक जाएगा? ऐसा नहीं होता। ट्रेड एग्रीमेंट की एब्सेंस में ट्रेड रुकता नहीं, और ऐसा नहीं कि वो ग्रो नहीं करेगा, वो ग्रो करेगा। लेकिन देखिए वर्ल्ड ट्रेडिंग ऑर्डर चेंज हो रहा है और इंडिया उससे अलग होता चला जा रहा है। इंडिया के पास कोई सेफ्टी नेट नहीं बचेगा अगर हम सर्टेन ट्रेड निगोशिएशन से बाहर हो जाते हैं। तो मल्टीलैटरलिज्म डिक्लाइन कर रहा है, हर देश अपने चक्कर में पड़ा हुआ है। USA भी इस एरेना में अपने रोल को घटा रहा है और चाइना कुछ कट्टर पॉलिसीज अपना रहा है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का भी रोल घटता चला जा रहा है वर्ल्ड आर्बिटर के तौर पे। ऐसी स्थिति में अगर इंडिया किसी भी ट्रेड ग्रुप का हिस्सा नहीं रहेगा तो इंडिया के हित निश्चित तौर पर जियोपार्डाइज होने की संभावना रहेगी। दूसरी बात कि जो सरकार है उन्होंने अभी $57 बिलियन का जो ट्रेड डेफिसिट है चाइना के साथ उसको खूब हाईलाइट किया और ये कहा कि इसी कारण से हम प्रोटेक्शनिस्ट मेजर्स अपना रहे हैं। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हमारे भी तो बहुत सारे ट्रेड सरप्लस हैं कुछ छोटी इकोनॉमीज के साथ जो हमारे पड़ोस में हैं। जैसे इंडिया जो है वो नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका के साथ जो हमारा ट्रेड है उसका 80% जो टोटल ट्रेड है वो इंडिया के एक्सपोर्ट में कवर होता है। मतलब इन देशों में हम बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं। इवन पाकिस्तान जब हमने उसको MFN का दर्जा छीन लिया उसके पहले तक $2.55 बिलियन का जो भी टोटल ट्रेड होता था उसमें $2.06 बिलियन का इंडिया का एक्सपोर्ट होता था। मतलब इंडिया को वहां से भी फायदा होता था। तो हम दूसरे देशों के ट्रेड सरप्लस पर हल्ला मचाते हैं, लेकिन जो हमारा ट्रेड सरप्लस है हम उसे इग्नोर मार देते हैं। तीसरी बात कि अगर आप देखें तो पूरी दुनिया किसी न किसी प्रकार के रीजनल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में गूंथ गई है। जैसे कि नॉर्थ अमेरिका नाफ्टा में नॉर्थ अमेरिका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, साउथ अमेरिका मर्कसर ट्रीटी में, साउथ सदर्न कॉमन मार्केट के फॉर्म में, EU यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन में जहां पर रशिया और उसके नेबर्स हैं, अफशेफ्टा या फिर AFCFTA अफ्रीकन कॉन्टिनेंटल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो अफ्रीका के लिए है। वेस्ट एशिया में एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है दैट इज गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। और इन सब के बाद सबसे बड़ा बनने वाला है RCEP जिसमें इंडिया नहीं होगा। वो वर्ल्ड की पॉपुलेशन के 1/3 हिस्से को वर्ल्ड की
थर्ड पॉपुलेशन को कवर करेगा, थर्ड ऑफ द पॉपुलेशन कवर करेगा और 1/3 ऑफ द जीडीपी भी कवर कर लेगा। चूंकि आरसीईपी को इंडिया ज्वाइन करने से इनकार कर देगा, तो जो सार्क है वो वर्चुअली इस समय एबंडन्ड है। इंडिया किसी भी प्रकार के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का पार्ट नहीं है। ऐसी स्थिति में इंडिया के हित कहां तक सुरक्षित हैं, ये सोचने की आवश्यकता है। फाइनली इंडिया का जो फोकस है वो दो बातों पे है, सर्विसेज पर, सर्विस सेक्टर पे और मोबिलिटी पे, मतलब जो इंडियन एम्प्लॉयज हैं वो दूसरे देशों में जा सकें। जो दुनिया का ट्रेंड है वो इस समय माइग्रेशन एवर्स है, मतलब वो माइग्रेशन का विरोध कर रहे हैं और सर्विस सेक्टर की स्ट्रेंथ काफी कमजोर है वर्ल्ड लेवल पे, उतनी फेवरेबल नहीं जितनी कि गुड्स के मैन्युफैक्चरिंग या उसके ट्रेड की है। ऐसी स्थिति में इंडिया की जो दो डिमांड्स हैं, सर्विस सेक्टर और मोबिलिटी फॉर इंडियन एम्प्लॉयज, ये एक स्ट्रिकी पॉइंट बनते चले जा रहे हैं किसी भी प्रकार के फ्री ट्रेड निगोशिएशंस के लिए जिसमें इंडिया इन्वॉल्व होना चाहता है। इंडिया दुनिया में एक लीडरशिप अवेल करना चाहता है, लेकिन अगर इंडिया इकोनॉमिक तौर पर इतना आइसोलेटेड हो जाएगा तो ये मुश्किल होगा। अगर इंडिया एशिया में राइज करना चाहता है तो ये हमारी जो ईस्ट की इकोनॉमीज हैं या साउथ एशिया की इकोनॉमीज हैं उनकी बैकिंग के बिना संभव नहीं है। फाइनली जो इंडिया की डेमोग्राफी है ये काफी अट्रैक्टिव है इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स के लिए, लेकिन केवल तब जब यहाँ के लोगों के पास परचेजिंग पावर हो, वो यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। लेकिन जब यहाँ के लोग उन चीजों को खरीद पाएंगे तभी सोशल अनरेस्ट और इंस्टेबिलिटी इंडिया को इसे भी हैंडल करना होगा। इतिहास बताता है कि जब भी किसी पावर ने, इंक्लूडिंग कॉलोनियल पावर एंड एंशिएंट एम्पायर्स, उन्होंने इकोनॉमिकली खुद को समेटने का प्रयास किया, वो डिक्लाइन कर गए। इसीलिए अगर इंडिया ग्लोबल लेवल पे अपनी राइज चाहता है तो हमें ट्रेड को लेकर अपने माइंड को ओपन करना होगा। ऐसा जरूरी है क्योंकि दुनिया इकोनॉमिकली इंटरकनेक्टेड और टेक्नोलॉजिकली इनसेपरेबल है। ये पूरा आर्टिकल हमने यहाँ पर डिस्कस किया, होपफुली आपको समझ में आया होगा। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।